सीरिया में 20 साल तक शासन करने वाले बशर अल असद का शासन खत्म हो चुका है। 13 दिन के अंदर विद्रोही बलों ने अलेप्पो से लेकर हमा तक एक के बाद एक शहरों पर कब्जा किया और फिर राजधानी दमिश्क पर धावा बोल दिया। विद्रोहियों का ये अभियान कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार रविवार के बीच दमिश्क घेरने के बाद उसने दोपहर तक राजधानी पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद सीरियाई सेना के पास नेतृत्व की भारी कमी दिखी और उसके कई सैनिक बॉर्डर पार कर पड़ोसी देशों में शरण के लिए पहुंचने लगे। इस तरह विद्रोही बलों ने असद परिवार की 50 साल की सत्ता छीन ली। रूस ने काफी इंतजार के बाद असद को शरण देने की जानकारी दी। विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नेतृत्व में विद्रोही संगठनों के दमिश्क पहुंचने के बाद सबकी जुबान पर एक ही सवाल रहा, आखिर बशर अल असद हैं कहां? रविवार सुबह रूस की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि असद किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा चुके हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके विमान पर हमले की खबरें भी तेजी से वायरल हुई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनका प्लेन क्रैश हो गया और असद की मौत से जुड़ी चर्चाएं भी सामने आईं। इस बीच रूस ने इन सभी अफवाहों पर लगाम लगाते हुए साफ किया कि असद और उनके परिवार को उसने शरण दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रूस ने गुपचुप तरीके से असद को कैसे निकाला? सीरियाई राष्ट्रपति ने सत्ता छोड़ने से पहले रूस को क्यों चुना? सीरिया में आखिर पश्चिमी देशों की क्या दिलचस्पी है? रूस और ईरान के लिए बशर अल असद के सीरिया की सत्ता से हटने के क्या मायने हैं? आइए जानते हैं। पहला सवाल, रूस ने असद को कैसे निकाला? सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख रमी अब्दुल रहमान के मुताबिक बशर अल असद शनिवार रविवार की दरमियानी रात ही सीरिया छोड़कर भाग निकले। विमानन गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था FlightRadar24.com के मुताबिक दमिश्क एयरपोर्ट से एक इल्यूशन एयरक्राफ्ट ने ठीक उस वक्त उड़ान भरी जब विद्रोहियों ने शहर पर कब्जा शुरू किया। हालांकि ये एयरक्राफ्ट कहां जा रहा था, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। अब्दुल रहमान के मुताबिक विमान को शनिवार रात को 10 बजे ही उड़ान भरनी थी। फ्लाइट रडार ने दिखाया कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही कार्गो विमान को दमिश्क के पूर्व में उड़ते देखा गया। इसके बाद वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ गया, जहां मध्य होम्स शहर के बीच विमान अचानक से नीचे आ गया। इसी बीच विमान का सिग्नल खो गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसकी वजह विमान की तरफ से ट्रैकिंग बंद करना भी हो सकता है। बताया गया कि सीरिया से रविवार सुबह एक और विमान ने उड़ान भरी, लेकिन ये विद्रोहियों के दमिश्क पहुंचने के काफी देर बाद उड़ी। दूसरा सवाल, असद के लिए रूस कितना सुरक्षित? ईरान क्यों नहीं गए? रूस ने रविवार शाम को पुष्टि की कि असद उनके देश में ही हैं। रूसी न्यूज एजेंसियों ने कहा कि असद और उनके परिवार को मानवीय आधार पर शरण दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस का नेतृत्व करने वाले मिखाइल उल्यानोव ने अपने टेलीग्राम हैंडल पर कहा, रूस कभी मुश्किल हालात में अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक असद को मिस्र और जॉर्डन की सलाह पर रूस के मॉस्को पहुंचाया गया। दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि असद कुछ समय बाद ही ईरान की राजधानी तेहरान में शरण ले सकते हैं। हालांकि ईरान में इजरायली खुफिया तंत्र की मौजूदगी और उसके बढ़ते हमलों ने इस देश को असद के लिए अब सुरक्षित नहीं छोड़ा है। कुछ दिनों पहले ही ईरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को इजरायल ने कथित तौर पर मार गिराया था। वहीं कई परमाणु वैज्ञानिकों और अपने दुश्मनों को इजरायल ने ईरान की ही जमीन में खुफिया अभियानों में मारा है। ऐसे में ईरान के मुकाबले रूस बशर अल असद के लिए ज्यादा सुरक्षित ठिकाना है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी अब तक असद की लोकेशन को लेकर निश्चित बयान नहीं दे सकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें अब तक असद के ठिकाने के बारे में पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा है कि वो मॉस्को में हैं। इस लिहाज से साफ है कि रूस फिलहाल असद के लिए सुरक्षित जगह है। सवाल ये भी उठता है कि रूस ही क्यों बना असद का सुरक्षित ठिकाना? बशर अल असद का सीरिया छोड़कर रूस भागना लगभग तय था। दरअसल असद के 20 साल के शासन के दौरान रूस और ईरान ने उनकी सत्ता का समर्थन किया, जबकि पश्चिमी देशों ने लगातार उन पर सीरियाई लोगों के खिलाफ कठोरता बरतने का आरोप लगाया। 2011 के बाद सीरिया में शुरू हुए गृहयुद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने असद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कई विद्रोही संगठनों को वित्तीय सहायता और हथियार मुहैया कराए थे। ये संगठन बाद में सीरिया में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को मजबूत करने में बड़ी भूमिका में रहे,
जिसके खिलाफ अमेरिका को खुद भी मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि इस पूरे गृहयुद्ध के दौरान रूस और ईरान असद की सत्ता के साथ खड़े रहे। विशेषज्ञों के मुताबिक 2011 में ही अरब क्रांति की शुरुआत के दौरान जब लीबिया से मुअम्मर गद्दाफी की सत्ता खत्म हुई, तब रूस को पश्चिम एशिया में सिर्फ बशर अल असद का ही सहारा था। पुतिन ने इसी एवज में असद को हर तरह से मदद मुहैया कराई। पूरी खबर को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।